जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं फार्म मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है फार्म प्लानिंग और फार्म बजटिंग। ये जो छोटे छोटे दोनों टॉपिक है, इनको हम एक ही सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले साथियों, हम इस टॉपिक के अंदर जो दो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, फार्म प्लानिंग और बजट, ये इन दोनों शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो समझ लेते हैं। उसके बाद में हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और साथ ही साथ में इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेगा, और इसे अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखें, जो आपके सामने ये प्लानिंग शब्द लिखा हुआ है, इस प्लानिंग का अर्थ क्या होता है, और दूसरा शब्द है हमारे पास में बजट। तो बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इन दोनों का अर्थ हम देखते हैं। तो प्लानिंग का यदि हम अर्थ की बात करें तो प्लानिंग का शाब्दिक अर्थ होता है प्लानिंग का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए कार्यक्रम बनाना। किसी भी कार्य को करने के लिए जो हम कार्यक्रम बनाते हैं, उस कार्यक्रम को ही क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई सा भी कार्य फिक्स किया है, और उस कार्य को करने के लिए हमें उसको फुलफिल करने के लिए हम किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ ही साथ में आवश्यकता के दौरान हमें उसके लिए जो भी कॉस्ट लगेगी, जो भी धन लगेगा, उसका सारा का सारा एक रूपरेखा तैयार की जाती है। और वो जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसी को क्या कहा जाता है, प्लानिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लानिंग कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा, कोई भी, जैसे हम इसको एक अच्छे रूप में समझे, तो जैसे हम बात करें, हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम को उसको पूरा करने के लिए मान लेते हैं प्रोग्राम 5 दिन बाद में, तो प्रोग्राम 5 दिन पहले है, उससे पहले हम उस प्रोग्राम की सारी तैयारी कर लेते हैं कि हमें किन किन को क्या क्या चीज़ उपहार के रूप में देनी होगी, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर कोई हमारे गेस्ट बाहर से आ रहा है तो उसको वहाँ से लाने के लिए हमें जो साधन भेजने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम किसको भेजेंगे, कि उसके लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, कॉस्ट कितनी आएगी, और उस कार्यक्रम के दौरान जो भी लोग आएंगे उनके लिए जो खाने पीने की व्यवस्था होगी, रुकने की जो व्यवस्था होगी, वो सारी की सारी एक प्लानिंग की करते हैं। और उसी के आधार पर हम जो 5 दिन बाद में जो कार्यक्रम होगा हमारा, उसके लिए वो हम अपनाते हैं। तो ये सारी की सारी जो रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कार्यक्रम, या उसे को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग के नाम से उसको जानते हैं। तो ये एक प्लानिंग का शाब्दिक अर्थ होता है। ये हमने प्लानिंग बना ली, जो 5 दिन बाद में जो हमारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हमने क्या बना दी, प्लानिंग बना दी। अब वो प्लानिंग बनाने के बाद में ये जो हमने कार्यक्रम बनाया है, इस कार्यक्रम को हमें क्या करना है, इस कार्यक्रम को हमें करना है। ये जो हमने कार्यक्रम बनाया था, इस कार्यक्रम को हमें क्या करना है, पूरा करना है। इस कार्यक्रम को हमें क्या करना है, पूरा करना है। और पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, धन की, जिसको हम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। किसी भी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, या फिर कॉस्ट है जिसको हम कैपिटल पूंजी के नाम से जानते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। तो जब हमें कार्यक्रम को पूरा करना है तो हमें धन की आवश्यकता होती है, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम बजट के नाम से जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, बजट के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। यानी कि बजट का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो आय और व्यय लगता है, उसी को क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। ये इन दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है। और इसी के साथ में एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी भी कार्य के लिए हम प्लानिंग करेंगे तो उसके साथ साथ में बजट की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी कार्य के लिए जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो बजट की भी हमें आवश्यकता होगी। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ में चलती रहती है। अगर इन दोनों में से हम एक भी चीज़ को हटा देंगे तो वो जो हम कार्यक्रम करने वाले हैं वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जैसा आपने सुना भी होगा कि कई विद्यार्थियों के पास में कई सारे आइडिया होते हैं जो वो फुलफिल करना चाहते हैं, और वो आइडिया उनके पास में अच्छा आइडिया है और उसको वो अपनाना चाहते हैं, और उस आइडिया की वजह से वो मान लेते हैं 10 व्यक्तियों को रोजगार दे सकते हैं, 100 व्यक्तियों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन उस आइडिया को अपनाने के लिए हमें कॉस्ट की आवश्यकता होती है, हमें आय की आवश्यकता होती है, तो वो उसके लिए हमें एक बजट की आवश्यकता होती है। तो वो जब तक हमें बजट नहीं मिलेगा या फिर हमें धन नहीं प्राप्त होगा, तब तक हमारे पास में जो आइडिया है उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों पैरेलली चलते हैं। अगर इनमें से एक की भी कमी हो जाती है तो वो जो हमारा कार्यक्रम है वो या तो बिगड़ जाएगा, या फिर जो जैसे हमने उम्मीद की है पूरा होने की, वो वैसा कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम इन दोनों का अर्थ हमने समझा। अब हम देखते हैं कि इनकी आवश्यकता अल्टीमेटली हमें फार्म मैनेजमेंट के अंदर क्यों पड़ी।
क्योंकि अल्टीमेटली हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं फार्म मैनेजमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं अब ये जो दोनों शब्द हैं, इस दोनों शब्द की आवश्यकता हमें फार्म मैनेजमेंट के अंदर क्यों पड़ी। तो उसकी यदि हम बात करें तो जो हमारा फार्म मैनेजमेंट है, फार्म मैनेजमेंट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है, फार्म मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है और उसका नाम है संसाधन। संसाधन फार्म मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है संसाधन, जिसको हम रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। और जो फार्म मैनेजमेंट के अंदर ये जो संसाधन होते हैं ये कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, यानी कि इनकी जो लिमिटेड का अर्थ होता है इनकी जो संख्या होती है, संख्या जो होती है वो निश्चित होती है। संख्या जो होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है, यानी कि इसको ना ही हम इनको बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास में उपलब्ध हैं वही हमारा क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, हमारे पास में 2 हेक्टेयर ज़मीन है, किसी व्यक्ति के पास में, किसी किसान के पास में 2 हेक्टेयर ज़मीन है, तो वो हमारे पास में क्या होगा, एक संसाधन हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया फार्म मैनेजमेंट के अंदर। और वो 2 हेक्टेयर है जो फिक्स है, उसकी एक लिमिटेड है, ना ही उसको हम बढ़ा सकते हैं और ना ही उसको हम घटा सकते हैं, वो 2 हेक्टेयर ही रहेगा। अब हमारे पास में केवल निश्चित संसाधन है, तो उस निश्चित संसाधन से हमें क्या लेना है, अधिकतम उत्पादन लेना है। जो हमारे पास में निश्चित संसाधन है उस निश्चित संसाधन से हमें अधिक उत्पादन लेना है। और ये जो निश्चित संसाधन है हमारे पास में, इनकी जो निश्चित संसाधन है, लिमिटेड है ये, तो इनसे क्या लेना है हमें, एक लिमिटेड है, लेकिन इनसे क्या लेना है हमें, अधिक उत्पादन लेना है। क्या लेना है हमें, अधिक उत्पादन लेना है। तो अब हम अधिक उत्पादन कब ले पाएंगे, जो हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है उनसे हम अधिक उत्पादन कब ले पाएंगे, जब हम उसकी क्या करेंगे, जब हम उसकी एक अच्छी प्लानिंग करेंगे। उसकी क्या करेंगे, हम एक अच्छी प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग के जरिए जो भी हमने प्लानिंग बनाई है और उसी के समानांतर हम उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तब जाकर हमें उस क्षेत्र से जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज था उससे हमें क्या प्राप्त होगा, अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसी कारण से हमारे पास में जो भी निश्चित संसाधन होते हैं या फिर जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनके न्यूनतम लागत को कम करते हुए, या फिर जो भी हमारे पास में उपलब्ध संसाधन है उनका इष्टतम हम इस प्रकार से उपयोग करें कि उनसे हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकें और भविष्य की आने वाली जो भी जनरेशन है उनके पास में भी ये जो संसाधन है वो उपलब्ध हो पाए और वो भी अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति कर सके। इसी कारण से फार्म मैनेजमेंट के अंदर ये दोनों टॉपिक ऐड किए गए हैं, जिनको हम फार्म प्लानिंग और फार्म बजटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमारे पास में जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हमें इष्टतम उपयोग करना है और उन्हीं का इष्टतम उपयोग करते हुए हमें क्या प्राप्त करना है, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। अब ये जो अधिकतम उत्पादन होता है ये कई क्षेत्रों में हो सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, रक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, हमारे उद्योग क्षेत्र में हो सकता है, इसी के साथ हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज हैं जो वो सारे के सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं और प्राकृतिक संसाधन हम सभी जानते हैं उनकी संख्या एक निश्चित होती है। अगर हम उनका अति दोहन करने लग जाएंगे तो भविष्य में आने वाली जो भी हमारी जनरेशन होगी उनके लिए ये उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो हमें इनका इस प्रकार से उपयोग करना है कि हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए और भविष्य में जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं की भी वो पूर्ति कर सके, ठीक है ना। इसी के साथ में इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम प्रॉपर देखते हैं कि फार्म प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है और फार्म बजट की डेफिनेशन क्या होती है। इन दोनों टॉपिक को हम अलग अलग पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं फार्म प्लानिंग की एक वैज्ञानिक परिभाषा। तो फार्म प्लानिंग का इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो किसी भी, इसकी परिभाषा हो जाएगा किसी भी फार्म पर किसी कार्य को सुचारू ढंग से करने के लिए उसकी वर्तमान में रहकर भविष्य की कार्य योजना बनाना, भविष्य की कार्य योजना
बनाना क्या कहलाता है? हमारा फार्म प्लानिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फार्म प्लानिंग कहलाता है। इसके अंदर एक शब्द आया वर्तमान में रहकर क्या करना, हम भविष्य की कार्य योजना बनाते हैं कि कैसे उसको फुलफिल करना है। यही क्या कहलाता है? हमारे फार्म मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है ना। तो इसमें से हो सकता है कि प्रश्न आ जाए कि जो फार्म प्लानिंग जो की जाती है वो कब की जाती है, भविष्य में की जाती है या वर्तमान में रहकर वर्तमान समय के लिए की जाती है, तो कब की जाती है? तो ये याद रखिएगा, वर्तमान में रहकर किसके लिए की जाती है? भविष्य में जो भी आने वाला समय है उसके अंदर हम कौन कौन सा उत्पादन लेंगे, कौन कौन सा उद्योग स्थापित करेंगे, कौन कौन सा हम वहाँ पर उद्यम स्थापित करेंगे, वो सारे के लिए क्या करते हैं? हम भविष्य की कार्य योजना को बनाते हैं। वही क्या कहलाता है? हमारा फार्म प्लानिंग कहलाता है। इसी के साथ में इसकी परिभाषा कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट बात करें, जो फार्म प्लानिंग है ये किसके लिए की जाती है? तो सभी कार्य के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सभी कार्य है तो हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है। सभी कार्य है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्लानिंग की आवश्यकता होती है। प्लानिंग की आवश्यकता होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। जीवन में आप कोई सा भी कार्य करोगे तो उसके लिए एक निश्चित प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि प्लानिंग जो होती है वो किन कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं? सभी कार्यों के लिए, विशेष कुछ कार्यों के लिए। तो उस टाइम उसके अंदर देखना है कि जो प्लानिंग होती है वो सभी कार्यों के लिए आवश्यकता होती है। चाहे आप जीवन में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप विद्यार्थी वर्ग के रूप में हो, तो उसमें भी आपको कार्य योजना की आवश्यकता होगी। या फिर हम बात करें आप अगर भविष्य में अगर कोई उद्योग स्थापित करते हो तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो सभी कार्यों के लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है। ये यहाँ तक हमारा इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। इसको यदि आप फोटो खींचना चाहते तो फटाफट से फोटो खींचे इसका, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका अब हम देखते हैं फार्म प्लानिंग के हम प्रकार के बारे में देखते हैं। वो उससे सीधे सीधे हमारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो हमें पता होना चाहिए पूरा उसके बारे में। अब हम देखते हैं फार्म प्लानिंग के प्रकार की यदि हम बात करें तो फार्म प्लानिंग कितने प्रकार की होती है? फार्म प्लानिंग 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला आता है इसके अंदर एनुअल प्लानिंग। फार्म प्लानिंग 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है एनुअल प्लानिंग, ठीक है ना। फार्म प्लानिंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। इधर तो आ जाएगा इसके गुण, इधर आ जाएगा यहाँ पर एनुअल प्लानिंग, और इधर आ जाएगा हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है ना। एनुअल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे याद करना है इसको। इससे सीधा सीधा हो सकता है एग्जाम के अंदर डिफरेंट भी पूछ लिया जाए, तो याद रखना है। सबसे पहले हम कैरेक्टर की बात करें तो जो इसकी जो अवधि होती है वो अवधि हमें याद रखना है। ठीक है ना। अवधि की बात करें तो जो एनुअल प्लानिंग जो होती है इसकी जो अवधि होती है वो कैसी होती है? 1 वर्ष के लिए इसकी अवधि होती है। इसकी अवधि जो होती है कितने वर्ष के लिए होती है? 1 वर्ष के लिए होती है। और इसकी जो अवधि होती है वो लगभग 5 से 10 वर्ष के लिए इसकी अवधि होती है। तो अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जो एनुअल प्लानिंग होती है जिसको हम वार्षिक नियोजन के नाम से जानते हैं, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 वर्ष के लिए वर्तमान में रहकर किसी भी कार्य के लिए जो 1 वर्ष की जो प्लानिंग की जाती है वो कौन सी होती है? हमारे एनुअल प्लानिंग होती है। और जनरली हम बात करें लॉन्ग टर्म की, यानी कि वर्तमान में रहकर लगभग 5 से 10 वर्ष की जो प्लानिंग एक साथ में की जाती है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर आता है। जैसे हम बात करें गवर्नमेंट के द्वारा जो पंचवर्षीय जो योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके अंदर 5 वर्षों का टारगेट लिया जाता है, तो उसके अंदर जो वो जो प्लानिंग होती है वो किसके अंदर कंसिडर की जाएगी? लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए की जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो क्राइटेरिया रखा जाता है वो कितने वर्षों का रखा जाता है? 5-5 वर्षों का क्राइटेरिया रखा जाता है। तो वो हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है वो हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर आ जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हमारी एनुअल प्लानिंग होती है ये किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है, यानी कि इसको कौन करता है? तो इसके यदि हम बात करें जो एनुअल प्लानिंग जो होती हैं ये मुख्य रूप से जो छोटे जो किसान होते हैं, छोटे व लघु किसान के द्वारा की जाती है। जो हमारा एनुअल प्लानिंग होती है ये किसके द्वारा की जाती है? छोटे व जो लघु किसान होते हैं उसके द्वारा ये की जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ये किनके मध्य द्वारा की जाती है? तो ये बड़े किसान या फिर हम बात करें जो उद्योगपति जो होते हैं, उद्योगपति
बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनके द्वारा जो प्लानिंग की जाती है वो कौन सी की जाती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जैसे हम बात करें टाटा हो गया, बिरला हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं, अडानी ग्रुप हो गया, ये जो प्लानिंग करेंगे वो कौन सी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो जाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें जो हमारे एनुअल प्लानिंग जो होती है, इसके अंदर यदि हम बात करें तो इसमें जो परिवर्तन की जो दर होती है, जो हमारी एनुअल प्लानिंग जो होती है इसके अंदर परिवर्तन की जो दर होती है उसकी यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो परिवर्तन की जो दर होती है वो कैसी होती है, ये प्रत्येक एक वर्ष में बदलती रहती है। जो हमारे परिवर्तन की जो दर होती है एनुअल प्लानिंग के अंदर वो क्या होती है, प्रत्येक एक वर्ष में बदलती रहती है, क्योंकि इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है या फिर एक वर्ष के लिए होती है। तो जैसे एक साल निकला और वो हमारे लिए अगली प्लानिंग हमें बदलनी पड़ेगी, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन इसकी यदि हम बात करें तो इसके अंदर हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें जो हमारे देश के जो किसान होते हैं, भारत के अंदर कौन सी प्लानिंग अपनाई जाती है, भारत में कौन सी प्लानिंग अपनाई जाती है। तो भारत की यदि बात करें, भारत के अंदर जो किसान जो लोग होते हैं वो कौन सी अपनाते हैं, एनुअल प्लानिंग। तो भारत में अपनाते हैं, भारत में कौन सी प्लानिंग अपनाते हैं, तो वो हो जाएगी हमारे एनुअल प्लानिंग अपनाते हैं, ठीक है ना। जो हमारे वार्षिक नियोजन जो होता है जो होती है वो भारत के किसानों के द्वारा अपनाई जाती है, ठीक है ना। और इसकी बात करें तो ये जो होता है विदेशों में अपनाते हैं, विदेशों में अपनाते हैं। अब इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा हमारे देश के अंदर जो किसान हैं उनके पास में जो ज़मीन है वो बिल्कुल छोटी छोटी ज़मीन है, यानी कि उनके पास में जो भूमि है वो किसी के पास में 1 हेक्टेयर है तो किसी के पास में 1 एकड़ हो जाएगी। तो वो ऐसे अगर भूमि के जो टुकड़े हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, उसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होती है वो अपना नहीं सकते। इसी कारण से भारत के अंदर एनुअल प्लानिंग की जाती है, तो उसी का आधार पर वो प्रोडक्शन लेते हैं। ये मुख्य रूप से हमें 4 बातें ध्यान रखनी है एनुअल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर। और भी हम देख लेते हैं 1-2 बातें और हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें जो हमारा जो एनुअल प्लानिंग जो होती है इसके अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो हमें मूल्यांकन जो किया जाता है, इसके अंदर यदि हम बात करें मूल्यांकन की, तो इसके अंदर जो मूल्यांकन किया जाता है वो किसका किया जाता है, शुद्ध आय का, और इसी के साथ में इसमें मूल्यांकन किया जाता है कुल लाभ का। कुल शुद्ध आय कितनी हो और कुल लाभ कितना हो उसका जो मूल्यांकन किया जाता है वो किसके सहायता से किया जाता है, एनुअल प्लानिंग के द्वारा किया जाता है। और इसी में भी ये हो जाएगा, इसमें भी क्या किया जाता है, शुद्ध लाभ व एक हो जाएगा इसके अंदर कुल लाभ। लेकिन ये जो ज्ञात करने की जो दर होती है वो अलग अलग समय पर होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो मूल्यांकन किया जाता है वो प्रत्येक वर्ष किया जाता है, और इसके अंदर जो कुल लॉन्ग टर्म के अंदर कुल लाभ और शुद्ध लाभ का जो मूल्यांकन किया जाता है वो कितने वर्षों में किया जाता है, 5 या 10 वर्षों में, यानी लंबे समय के बाद में इसका मूल्यांकन किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ में हमारे ये जो एनुअल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक बार हम फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। यदि हम बात करें इसकी अवधि कितनी होती है एनुअल प्लानिंग की, तो 1 वर्ष होती है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कम समय के लिए, ठीक है ना। और इसकी जो अवधि होती है 5 से 10 वर्ष होती है, और किसके द्वारा की जाती है, तो ये जो छोटे किसान होते हैं और लघु जो किसान होते हैं उनके द्वारा की जाती है, और ये बड़े किसान या जो उद्योगपति होते हैं उनके द्वारा ये की जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। परिवर्तन की दर की बात करें तो प्रत्येक वर्ष में बदलती रहती है, तो हम हर वर्ष क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, और उसी के अनुरूप हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद में प्रोडक्शन हमें मिलता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो लगभग 5 से 10 वर्षों तक चलता रहेगा। भारत में कौन सा अपनाते हैं, तो भारत में जो अपनाते हैं वो एनुअल प्लानिंग ज़्यादातर अपनाई जाती है, क्योंकि भारत के जो किसान है वो छोटे किसान है और सीमांत किसान है, और विदेशों में ये अपनाते हैं, ये याद रखिएगा। और मूल्यांकन की बात करें तो इसमें जो मूल्यांकन किया जाता है शुद्ध आय व कुल लाभ का, वो प्रत्येक वर्ष में मिलता रहता है, और इसमें जो शुद्ध लाभ व कुल लाभ का जो मूल्यांकन होता है वो लंबे समय के बाद में हमें प्राप्त होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमारा फार्म प्लानिंग जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम फार्म प्लानिंग के जो हमारे
इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अल्टीमेटली जब हमने फार्म प्लानिंग को अपना लिया तो उससे कुछ ना कुछ हमें फार्म मैनेजमेंट के अंदर जो फ़ायदा होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके बारे में हमें 4-5 बिंदु ध्यान रखने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फार्म प्लानिंग का महत्व, कि अल्टीमेटली फार्म प्लानिंग का क्या क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो जब हम फार्म प्लानिंग कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें आय व व्यय की जानकारी हो जाती है। आय व व्यय की क्या हो जाती है, जानकारी हो जाती है। आय व व्यय की क्या हो जाती है, जानकारी हो जाती है, ठीक है ना। अभी ये क्या होता है अभी हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे, पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से हमें इसके अंदर महत्व होता है। आय व्यय की जानकारी हो जाती है। दूसरा हो जाता है हमारे इसके अंदर ऋण लेने की ज़रूरत का पता चल जाता है। ऋण लेने की ज़रूरत का पता चल जाता है, पता चलना, ठीक है। नंबर 3 बात करें तो जो फार्म प्लानिंग होता है इससे क्या हो जाता है, जो भी हमारे पास में उपलब्ध संसाधन हैं, संसाधन की कितनी आवश्यकता है उसका पता चल जाता है। संसाधन की कितनी आवश्यकता है उसका हमें क्या पता चल जाता है कि हमें कितना उपयोग में लेना, ठीक है। नंबर 4 की बात करें, जो हमारे पास में कार्यकुशल जो श्रमिक है, कार्यकुशल जो हमारे पास में श्रमिक है, कार्यकुशल श्रमिक की योग्यता का पता चल जाता है, ठीक है ना। कार्यकुशल श्रमिक जो होते हैं उनकी योग्यता के बारे में जानकारी, योग्यता के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। नंबर 5 की बात करें तो यदि फार्म के अंदर कोई भी नई तकनीकी आती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, नई तकनीक आती है, नई तकनीक के बारे में जानकारी, ठीक है। और अगला हो जाएगा हमारे पास में, अगला हो जाएगा जो भी हमारा फार्म है, फार्म पर जो भी हमारे पास में उपलब्ध जो भी इनपुट होते हैं उनका क्या हो जाता है, इष्टतम उपयोग हो जाता है। फार्म पर उपलब्ध जो हमारे पास में जितने भी इनपुट होते हैं उनका इष्टतम उपयोग हो जाता है। ये सभी के सभी इसका महत्व होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम इनके बारे में एक एक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है आय व्यय की जानकारी। आय व्यय की जानकारी से शाब्दिक अर्थ होता है कि हमने मान लीजिए फार्म के लिए हमने गेहूं का उत्पादन करना था, उसके लिए हमने पहले से प्लानिंग बना दी। अब प्लानिंग बना दी तो उसके लिए गेहूँ की फसल को बोने के लिए हमें कई सारे इनपुट की आवश्यकता होती है और उन इनपुट को परचेज करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमें गेहूँ की आवश्यकता होगी, गेहूँ के बीज की आवश्यकता होगी, उर्वरक की, कीटनाशक की, सिंचाई के, इन सभी की हमें आवश्यकता होती है। तो उसमें हमें कितना रुपए देना पड़ेगा, तो कितना खर्चा हो रहा है, तो व्यय कितना होगा उसके बारे में पता चल जाता है। और टोटल इन्वेस्ट होने के बाद में हमें जो गेहूं से प्रोडक्शन होगा तो उससे आय कितनी होगी वो हमें पहले हम आकलन कर लेते हैं, उसकी जानकारी मिलती है। दूसरा, हमें ऋण लेने की कितनी ज़रूरत है। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो मान लेते हैं हम किसी भी उद्यम को स्थापित कर रहे हैं या फसल लगा रहे हैं, तो उसके लिए मान लेते हैं हमें 50,000 की आवश्यकता है और हमारे पास में 25,000 उपलब्ध रुपए हैं, तो हमें 25,000 अतिरिक्त रूप से चाहिए, तो हम 25,000 बैंक से लोन के रूप में प्राप्त करेंगे। तो वो एक आइडिया लग जाता है कि हमें कितना ऋण लेना है बैंकों से या फिर साहूकार से कितना ऋण लेना है, उसकी जानकारी मिल जाती है। दूसरा जगह संसाधन की कितनी आवश्यकता है। मान लेते हैं हम 2 हेक्टेयर के अंदर गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मान लेते हैं हम टोटल जो इनपुट लग रहे हैं हमारे वो 10 इनपुट लग रहे हैं, तो उसका और हमारे पास में 20 इनपुट उपलब्ध हैं, ठीक है ना। तो 2 हेक्टेयर के अंदर हमें 10 इनपुट की आवश्यकता है, तो जो 10 इनपुट जो बचे हुए हैं वो हमारे अगले जो जनरेशन आएगी उनके लिए वो उपयोग में हो जाएंगे। तो एक हमें इनपुट की भी जानकारी मिल जाती है कि हमें कितना संसाधन काम में लेना और कितना हमें छोड़ना है भविष्य के लिए, ठीक है ना। कार्यकुशल श्रमिक की योग्यता के बारे में पता चल जाता है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंस हो जाता है। और नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे हम बात करें फार्म मैनेजमेंट के अंदर हम प्लानिंग कर रहे हैं और उसी के दौरान हमें पता चला है कि जो हमारा पड़ोसी है या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा एक नई पॉलिसी लाई गई और उस नई पॉलिसी के तहत उसको कोई नई टेक्नोलॉजी बताई जा रही है ताकि उसका उपयोग करके किसान अपनी आय को बढ़ा सके या फिर प्रोडक्शन को बढ़ा सके, तो उसको परचेज करने में कितनी लागत आएगी वो सारा भी हमें प्लानिंग के माध्यम से पता चल जाता है। और फार्म पर जितने भी इनपुट है उनका इष्टतम क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है, जो मैंने इसके अंदर संसाधन के अंदर बता दिया था। ये इसका महत्व होता है, ये याद रखिएगा। एज इट इज सीधे सीधे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है फार्म बजट, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। पहला टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम फार्म बजट के बारे में देखते हैं।
तो फार्म बजट का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बजट का अर्थ क्या होता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। एक बार फिर सुन लीजिए। बजट का शाब्दिक अर्थ होता है जो हमने प्लानिंग बनाई थी भविष्य के लिए, उस प्लानिंग को पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए या उसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए जो हमें धन की आवश्यकता होती है या फिर उसको फुलफिल करने के लिए जो भी आय व्यय लगता है उसे क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है बजट की परिभाषा क्या होती है। अब ये जो बजट होता है ये जो बजट होता है ये कितने, दो प्रकार का होता है। ये जो बजट होता है ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये जो बजट जो होता है ये दो प्रकार का होता है। परिभाषा मैंने पहले बता दी थी, अब हम सीधे इसके प्रकार के ऊपर चल रहे हैं। ये जो बजट होता है दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट जो होता है ये इधर इसका आ जाएंगे, गुण आ जाएंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट की यहाँ पर हम बात करें तो नंबर फर्स्ट पर हो जाएगा यहाँ पर पार्शियल बजट, पार्शियल बजट। ठीक है, नंबर सेकंड पर हो जाएगा टोटल बजट, या इसी को हम कंप्लीट बजट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना, इसको हम कंप्लीट बजट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, कंप्लीट बजट के नाम से इसको जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अब हम सबसे पहले इनकी परिभाषा की बात करें तो पार्शियल बजट क्या होता है और हमारा जो टोटल या फिर कंप्लीट बजट होता है वो क्या होता है। तो जब हम गुण की बात करें तो इसमें हो जाएगा उत्पादन। ठीक है ना, जो इसके अंदर हमारा पहला कैरेक्टर आता है उत्पादन। ठीक है ना, जो हमारे पास में फार्म पर उपलब्ध जो भी प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है उसको यदि हम एक मानकर, ध्यान से सुनिएगा, पार्शियल बजट की डेफिनेशन क्या होगी, यदि फार्म पर उपलब्ध जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो उत्पादन है उसको हम एक विशेष उत्पाद का मूल्यांकन कर रहे हैं, एक विशेष उत्पाद का मूल्यांकन, एक विशेष उत्पाद का मूल्यांकन हम कर रहे हैं तो वो कौन सा बजट होगा, हमारे पार्शियल बजट होगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, हमारे पास में गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, ये हमारे पास में चार अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं और उनमें से पर्टिकुलर मान लेते हैं हम गेहूं का मूल्यांकन कर रहे हैं कि जो हमारे पास में गेहूं का उत्पादन जो हमने किया है उसके लिए हमें कितने रुपए की आवश्यकता होगी उसको पूरा प्राप्त करने के लिए, तो वो जो बजट होगा वो कौन सा बजट होगा, हमारे पार्शियल बजट होगा। लेकिन यदि हम बात करें, ठीक है ना, अगर एक विशेष उत्पाद का यदि हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, पार्शियल बजट हो जाएगा। लेकिन जो अभी मैंने आपको चारों बताए, गेहूं, जौ, चना और सरसों, इन चारों का खर्चा हम जोड़ेंगे और उसके बाद में जो भी प्रॉफिट प्राप्त होगा और जो भी हमारा आय व्यय लगेगा उसका यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, टोटल बजट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा फार्म होता है, फार्म पर उपलब्ध जितने भी यूनिट होती है, फार्म पर उपलब्ध सभी यूनिट जो होती है उनको क्या मान लिया जाता है, एक मान लेते हैं। उनको क्या मान लिया जाता है, फार्म पर उपलब्ध सभी यूनिट को क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं और उसके बाद में उसका मूल्यांकन करते हैं। उसका मूल्यांकन किया जाता है। जब उसका मूल्यांकन किया जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, टोटल बजट हो जाएगा या फिर कंप्लीट बजट हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर किसी एक विशेष उत्पादन को लेकर उसका मूल्यांकन किया जाएगा तो पार्शियल बजट होगा और हमारे पास में कई सारी यूनिट है, जैसे मैंने अभी बताया गेहूं, चना, सरसों और एक हो जाएगा हमारा जो, इन सभी का यदि हम साथ में उनको एक यूनिट मान लेंगे और उसके बाद में उसका यदि हम मूल्यांकन करेंगे तो वो किस श्रेणी के अंदर आएगा, टोटल या फिर कंप्लीट बजट के अंदर उसको कंसिडर किया जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, और नंबर सेकंड की बात करें, जो हमारा पार्शियल और कंप्लीट बजट जो होता है उसके अंदर यदि हम लागत की बात करें तो पार्शियल बजट के अंदर हम किस प्रकार की लागत का मूल्यांकन करते हैं और टोटल या फिर कंप्लीट जो बजट होता है इसके अंदर किस प्रकार की लागत का मूल्यांकन करते हैं। तो इसके अंदर हम करते हैं, जो पार्शियल होता है इसके अंदर हम अस्थिर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अस्थिर लागत का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अस्थिर लागत का मूल्यांकन, इसके अंदर हम किसका मूल्यांकन करते हैं, अस्थिर लागत का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है ना, अभी अस्थिर क्या होता है वो भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। और जो हमारा टोटल जो होता है इसके अंदर स्थिर लागत प्लस अस्थिर लागत दोनों का इसके अंदर क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है।
स्थिर लागत और अस्थिर लागत दोनों का इसके अंदर मूल्यांकन किया जाता है। अब हम देख लेते हैं अस्थिर लागत क्या होती है और स्थिर लागत क्या होती है। स्थिर लागत वो होती है जो एक जगह स्थिर रहती हैं, कभी बदलती नहीं है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्थिर लागत है, जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें हमारा भूमि हो गया, भूमि कभी बदलती नहीं, वो एक जगह स्थिर रहती है। जैसे हम बात करें भवन हो गया हमारा, वो भवन एक जगह स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। जैसे हम बात करें जो हमारा फार्म है, उस फार्म पर यदि हमने नलकूप लगा रखा है, उसके अंदर पाइपलाइन डाल रखी है, तो वो एक जगह स्थिर रहेगी, कभी बदलेगी नहीं। जितने जैसे हम बात करें हमारे पास में फार्म में जितनी भी मशीनरी होती है वो एक जगह ही रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। तो ये जो सब होती हैं वो कौन सी लागत के अंदर आते हैं? स्थिर लागत के अंदर आते हैं। यानी कि ऐसी लागत जो एक जगह बनी रहती हैं और उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर लागत कहते हैं। और अस्थिर लागत कौन सा होता है? कि जो समय दर बदलती रहती है। जैसे हम बात करें श्रमिक की बात करें, तो श्रमिक जो होता है वो एक साल अलग आएगा, दूसरे साल श्रमिक अलग आएगा, तीसरे साल श्रमिक अलग आएगा। इसी प्रकार हम बात करें इरिगेशन की बात करें, सिंचाई जो होती है वो हर फसल अनुसार बदलती रहती है, वो हमारे स्थिर लागत के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें जो हमारा फर्टिलाइजर हो गया, वो हर फसल के अनुसार बदलता रहता है। इसी प्रकार हम बात करें इंसेक्टिसाइड हो गया, जो हमारे हर फसल के अनुसार बदलता रहता है। तो ये सब को किसके अंदर कंसिडर किया जाता है? अस्थिर लागत के अंदर इनको कंसिडर किए जाते हैं। तो जो हमारा अस्थिर लागत होता है, जैसे मैंने अभी बताया श्रमिक हो गए, हमारे फर्टिलाइजर हो गया, कीटनाशक हो गया, ये सब अस्थिर लागत होता है। तो उनका जो मूल्यांकन किया जाता है पार्शियल के अंदर किया जाता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर जो टोटल जो आता है लागत, उसका जो मूल्यांकन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? कंप्लीट बजट के अंदर किया जाता है। ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, अगला आता है हमारे पार्शियल बजट की। यदि हम बात करें तो पार्शियल बजट की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या करता है? यदि हमें विस्तार करना है तब हम कौन सा काम में लेंगे? यदि हमें जो हमारा पुराना जो भी हमारा इनपुट है, जो हमारा पुराना इनपुट है उसमें क्या करना है? विस्तार करना है। जो हमारा पुराना जो इनपुट था अगर उसके अंदर विस्तार करना है तो अब हम कौन सा काम में लेंगे? पार्शियल बजट काम में लेंगे। लेकिन जब हमें पूरा नया इनपुट लगाना है, तब हम किसका उपयोग करेंगे? टोटल या फिर कंप्लीट बजट का काम में लेंगे। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझते हैं, जब हम गेहूं का उत्पादन कर रहे थे तो जो हमारा पुराना जो इनपुट था वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सीड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? उसका विस्तार करना है, यानी कि उसी में हमें क्या करना है? 20 किलो और ऐड करना है। तो वो जो हमारा बजट लाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पार्शियल बजट हो जाएगा। लेकिन हमें पूरा का पूरा बिल्कुल ही नया लेना है, यानी कि हम 2 हेक्टेयर में स्थापित कर रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया? उस भूमि को छोड़कर 2 हेक्टेयर के अंदर और हम गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं, तो वो पूरी की पूरी हमारे क्या होगा? नई जगह होगी। तो उसके लिए जो हमें लागत की लगेगा वो कौन सा लगेगा? कंप्लीट बजट, या फिर वो हो जाएगा हमारा टोटल बजट लगेगा। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना। नंबर 4 की यदि हम बात करें, जो नंबर 4 जो हो जाएगा पार्शियल बजट के अंदर, पार्शियल बजट की यदि हम बात करें, अगला जो हमारा इसके अंदर पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट बात करें हम, और अगला बात करें नया इनपुट जोड़ने पर। नया इनपुट जोड़ने पर अगर हमने मान लीजिए कोई भी नया इनपुट जोड़ा है, तब हम किसका उपयोग करेंगे? पार्शियल बजट का उपयोग करेंगे। पार्शियल बजट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? पार्शियल बजट का उपयोग करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं नया इनपुट हमने जोड़ा है, कोई भी एक इनपुट अगर हमने नया जोड़ा है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? पार्शियल। अगर हमने, ठीक है, और अगर पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया? रिप्लेसमेंट कर दिया। पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया? पूरा का पूरा जो हमारा पुराना जो इनपुट था उसको हमने क्या कर दिया? रिप्लेसमेंट कर दिया, यानी कि उसको बिल्कुल ही हटाकर उसको नई जगह स्थापित करना है। तब हम कौन सा काम में लेंगे? टोटल बजट या फिर कंप्लीट बजट काम में लेंगे। इसको हम ऐसा समझ लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं हमने भूमि लगा रहे, जो हमारी लैंड है उसके अंदर हम गेहूँ का कल्टिवेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मान लेते हैं हमने यूरिया काम में ले लेते हैं, और उसके बाद में हमें एक और DAP का, हमें जो हमारा उर्वरक होता है DAP, उसको जोड़ना है। तो हमारा कौन सा बजट हो जाएगा? पार्शियल बजट हो जाएगा। लेकिन जब हमने क्या किया? पूरा का पूरा नया खेत काम में लिया था, और उस नए खेत के लिए हमने
बिल्कुल ही हमारे पास में डीएपी था, उसको हमने हटाकर क्या काम में लेने लग गए, नैनो यूरिया काम में लग गए, या फिर हम काम में लेने लग गए नैनो जो हमारा डीएपी होता है वो काम में लेने लग गए, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, टोटल बजट के अंदर आ जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे जो पार्शियल बजट और जो टोटल बजट होता है, इनके अंदर जो डिफरेंट होता है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला होता है हमारा प्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर एक विशेष उत्पादन का मूल्यांकन किया जाता है और इसके अंदर फार्म पर उपलब्ध जितने भी यूनिट होते हैं उनको एक मानकर उनका मूल्यांकन किया जाता है। लागत की बात करें तो किस लागत का अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर अस्थिर जो समय दर बदलती रहती है वो अस्थिर लागत होती है, और इसके अंदर दोनों का किया जाता है। स्थिर लागत क्या होती है, जो फिक्स बनी रहती है, कभी बदलती नहीं है, ठीक है। विस्तार की बात करें तो पुराना इनपुट है और उसको हटाकर उसी में अगर विस्तार करना है तो वो हो जाएगा। और इसमें क्या किया जाता है, इसके यदि हम विस्तार की बात करें तो अगर हमें बिल्कुल ही नई जगह पर उसको स्थापित करना है तो उसके लिए हम कौन सा काम में लेंगे, कंप्लीट बजट काम में लेंगे। जैसे इसको हम ऐसे समझें, जैसे मान लेते हैं हमें कोई उद्योग स्थापित करना है, तो एक उद्योग के अंदर हमारा एक अच्छे से चल रहा है, अब उसी के अंदर हम एक सब यूनिट और जोड़ देते हैं। जैसे हम बात करें सोलर पैनल हमने लगा रखा है, अब सोलर पैनल के लिए हमने 100 सोलर पैनल लगा रखे हैं और उसको हम बढ़ाकर 120 करना चाहते हैं, तो वो जो 20 सोलर पैनल होंगे वो किसके अंदर आएंगे, हमारे पार्शियल बजट के अंदर आएंगे। लेकिन हमें उसी इंडस्ट्री के अंदर एक पूरी की पूरी नई यूनिट लगानी है सोलर पैनल की, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारे टोटल बजट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका कहने का अर्थ है। वो लास्ट वाला हो जाएगा नया इनपुट जोड़ने पर, वो कौन सा किसके अंदर जोड़ा जाएगा, पार्शियल बजट के अंदर। उसका पूरा का पूरा नया रिप्लेसमेंट करना है, उसको हटाकर नया स्थापित करना है, तो वो हो जाएगा हमारा टोटल कंप्लीट बजट हो जाएगा। यह इसी के साथ में हमारे पूरा का पूरा जो बजट जो होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ में हमारा फार्म प्लानिंग और फार्म बजट जो होता है ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यह जो बजट जो होता है इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमें याद रखना है, और वो हो सकता है एग्जाम के अंदर सीधा सीधा वो प्रश्न के रूप में पूछ ले जाए, ठीक है ना। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम जो हमारा फार्म बजट जो होता है उसका एक सूत्र देखते हैं कि उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो हम बात करें बजट जो होता है इसको ज्ञात करने का सूत्र की यहाँ पर हम बात करें तो जो सूत्र होता है वो होता है इसका R बराबर Q1 P1 प्लस Q2 P1 प्लस Q2 P2, और ये डैश डैश ऐसे चला प्लस डैश डैश Qn और Pn, ठीक है। अभी इनका अर्थ क्या होता है वो भी मैं यहाँ पर बता दूंगा, और उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर हमारे माइनस x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस डैश डैश xn Pn माइनस FC, क्या हो जाएगा, माइनस FC, ठीक है ना। ये इसका सूत्र होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर Q1 क्या होता है, यहाँ पर हम बात करें Q की, तो Q क्या होता है, तो यहाँ पर होता है ये उत्पाद की मात्रा। Q क्या होता है, तो उत्पाद की मात्रा, ठीक है। P की बात करें तो P क्या हो जाएगा, यहाँ पर P जो हो जाएगा यहाँ पर हमारे प्राइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्राइस यानी कि मूल्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर X क्या है, तो X हो जाएगा हमारा इनपुट, X क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा इनपुट, और ये जो FC जो होता है FC का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम स्थिर लागत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्थिर लागत, ठीक है ना। ये हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। इस फॉर्मूले की सहायता से हम बजट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो बजट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, बजट जो होता है वो हमेशा किस में होना चाहिए, बजट हमेशा धनात्मक होना चाहिए। बजट जो होता है वो हमेशा किस में होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।